भले ही 2 दिन से पहाड़ में हिमपात हुआ है, ठंड बढ़ी है, लेकिन वातावरण पहाड़ का बहुत गर्म है। और गर्म अगर है तो ये गर्म स्वयं सरकार ने किया है, देहरादून में बैठकर किया है। जब सरकारों को अपने कृत्यों पर उपजने वाले सवालों का जवाब देना होता है और सरकार जानती है कि जवाब से लोग संतुष्ट नहीं होंगे, तो वो कोशिश करती है कि माहौल को कुछ इस प्रकार से बना दो कि उसके कृत्य छोटे पड़ जाएं और एक कुछ मुद्दे जो जिसे सरकार जब चाहे समाप्त कर सकती है, बड़े हो जाएं। ऐसा ही हुआ जब एक तो कानून बनाया धामी जी की सरकार ने, यूसीसी का कानून। यूसीसी के कानून पर ना तो तब बहुत ज़्यादा बहस विमर्श हुआ जब वो बन रहा था, और ना ही उसके बनने के बाद ही। लेकिन जैसे जैसे लोगों को मालूम पड़ रहा है कि यूसीसी का कानून पहाड़ के लिए नहीं है, उनके हित में नहीं है, तो एक सवाल तो उपज ही रहे हैं लोगों के मन में। अभी ये सवाल उपजना बंद भी नहीं हुआ था तो भू कानून के नाम से भूमि के पुराने कानूनों में कुछ संशोधन किया गया है, और वो संशोधन भी कुछ इस प्रकार से किया गया है जिसमें जनता समझ रही है कि उनको छला गया है, ठगा गया है या बेवकूफ़ समझा गया है। इस स्थिति में जब सरकार बहादुर को लगा कि जनता के विमर्श में, जनता की बहस में, बातचीत में जो सवाल उपज रहे हैं उनका जवाब देना जरा कठिन हो जाएगा। ये सब लग ही रहा था कि इस बीच में कुछ घटना घटती है। प्रदेश के सबसे बड़े सदन में खड़े होकर एक मंत्री, जो मूल रूप से पहाड़ के नहीं है, उन्होंने कुछ एक ऐसा बयान दे दिया कि पहाड़ में आग लग गई, और खासकर उस पहाड़ में आग लग गई जो पहाड़ पृथक पर्वतीय राज्य का स्वरूप था, आकार था। खैर, देखिए, आज की तारीख में गाली एक किस्सा है, 2-4 दिनों के बाद ये मामला शांत हो जाएगा, होना ही है, लंबा नहीं चलेगा। लेकिन भूमि का जो कानून है उसको लेकर जब हम राज्य आंदोलन के दौर में थे तब भी बहुत विमर्श हुआ है, बहुत बातचीत हुई है, और किस प्रकार का कानून है इस पर आंदोलनकारी संगठनों ने खूब माथापच्ची की है। राज्य बनने के बाद ये भूमि का कानून कैसा हो की मांग हमेशा उठती रही है। पहली ही सरकार के दौरान, जब चुनी हुई सरकार के दौरान एनडी तिवारी के दौर में भूमि के कानून को कुछ इस प्रकार बनाने की कोशिश की गई कि लोग भी बेवकूफ़ बन जाएं और कॉरपोरेट के हिस्से के जो भूमि की व्यवस्था होती है वो बनी रहे। उसके बाद जो खुला चीर हरण शुरू होता है, वो उत्तराखंड क्रांति दल के नेता दिवाकर भट्ट जब राजस्व मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान, तो स्वयं उन्होंने ही कुछ ऐसे छेद छोड़ दिए भूमि के कानून के रास्ते में या भूमि के नियमों के रास्ते में कि भूमि की लूट एक आम बात हो जाए। ये सब चीज़ें थी, लेकिन एक तरफ सरकार के षड्यंत्र थे, हथकंडे थे, जो किसी तरह से भी पहाड़ के लोगों को भूमि के कानून की बात नहीं करना देना चाहती थी और चाहती थी कि जनता इस विषय में ना बोले। और दूसरी ओर जनता थी जो अड़ी हुई रही और अभी भी अड़ी हुई है कि उसका एक अपना भू कानून हो, पहाड़ का अपना एक भू कानून हो। पृथक पर्वतीय राज्य वाला उत्तराखंड जो है, मैं उत्तरांचल वाले राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको हम छोटी उत्तर प्रदेश कहते हैं। पृथक पर्वतीय राज्य वाला जो उत्तराखंड है, जो अभी नहीं बना है, वो जो भू कानून की बात करता है वो सीधे सीधे सरकार और जनता के बीच भूमि के बंटवारे की बात करता है। कुल भूमि का 60% भले ही सिर्फ संरक्षण के लिए, बेचने के लिए या उद्योग लगाने के लिए नहीं, सिर्फ संरक्षण के लिए सरकार चाहे तो अपने पास रख सकती है, लेकिन 40% भूभाग जनता के स्वामित्व में देना होगा। ये मांग पृथक पर्वतीय राज्य वाले उत्तराखंड की हमेशा रही है। बहुत से किताबें हैं, बहुत सी बातचीतें हैं, और हर विभाग, खासकर वन विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया, बड़े गर्व के साथ कहता है कि कुल इतना भूभाग उत्तराखंड का है, उसमें इतने में कृषि होती है, इतने में सरकार के कब्जे में है, इतना वन में है। ये एक आंकड़े दिए जाते हैं। हम सवाल पूछते हैं कि जब आप भूमि बंदोबस्त ही नहीं कर रहे
तो ये भूमि के आंकड़े आप कहाँ से ला रहे हैं? ब्रिटिश हुकूमत की हो जाती है और उसके बाद वही भारत सरकार की हो जाती है, या उत्तर प्रदेश राज्य वर्तमान में उत्तराखंड या वन विभाग की हो जाती है। तो उत्तराखंड की जनता एक ही मांग करती है भूमि के कानून को लेकर कि आप 1868 की सीमा रेखा बनाइए और उस सीमा रेखा के अनुसार ये मानिए कि सरकार का कुछ नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ नहीं था, जो था यहाँ के लोगों का था। और अब जनता की जो मांग है वो यही है कि फिलहाल पहले कदम पर 40% भूभाग सीधे सीधे जनता के हिस्से में दिया जाए और शेष 60% जो सरकार अपने पास रखे वो भी किसी को बेचने के लिए या लीज पर देने के लिए ना हो। खैर, अब किसी को के साथ जो शब्द जुड़ता है कानून के हिसाब से वो जुड़ता है गैर उत्तराखंडी को, और इसीलिए बार बार मूल निवास की बात भी उठती है। यानी सीधा है कि सरकार जो 60% अपने पास रखे वो भी मूल निवासी के इतर किसी को देने का अधिकार सरकार के पास भी ना हो। जब आप 60% और 40% के रेशियो के हिसाब से एक पंक्ति का कानून बनाएंगे तब उपनियम बनेंगे। छोटे नियम वही हो सकते हैं कि कितनी भूमि में खेती होगी, कितनी में पशुपालन होगा, कितने में इजर होंगे, इजर का मतलब घास के मैदानों से है, और कितनी भूमि सार्वजनिक कार्यों के लिए, गांव समाज के सार्वजनिक कार्यों के लिए होगी। ये उपनियम बन सकते हैं। अब सरकारों से हम पूछना चाहते हैं कि राज्य बनने के 24 साल तक आपने भूमि कानूनों की बात तो बहुत कही, लेकिन उत्तराखंड का भूमि कानून बनाने से आप क्यों बिदकते रहे, भागते रहे, डरते रहे? ये सरकारों से सवाल है। अब सरकारों से सवाल है तो राजनीतिक दलों से भी है, और तीनों राजनीतिक दलों से है। एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, दूसरा राजनीतिक दल कांग्रेस जिनकी सरकारें यहां रही हैं, और तीसरा राजनीतिक दल उत्तराखंड क्रांति दल जो उत्तराखंड में राजस्व मंत्रालय के रूप में सत्ता सुख भोग चुका है, और जिसके दौर में ही भूमि में बंदर बांट के सारे रास्ते खोले गए। तो जनता को समझना होगा कि पृथक पर्वतीय राज्य अभी नहीं बना है, जो बना है वो छोटे उत्तर प्रदेश है। इसलिए जनता को चाहिए कि 2000 में जिस पृथक पर्वतीय राज्य की लड़ाई को आपने रोक दिया था, मैं रोक दिया था शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, छोड़ दिया था का नहीं, तो जिस पृथक पर्वतीय राज्य की लड़ाई को आपने रोक दिया था उसको आपको फिर से शुरू करना होगा, पुनर्जीवित करना होगा। दूसरा, भूमि के कानून को लेकर दो टूक शब्दों में सरकार से कहना होगा कि हम जिस कानून को बनाने की बात कर रहे हैं वो कानून भूमि के बंटवारे का कानून है, और बंटवारे में भी हिस्सेदारी जो है उसके लिए उपनियम बनाने का कानून की बात हम कर रहे हैं। इस बात को हमें सरकारों से कहना होगा, सीधे सीधे चुनौती के रूप में कहना होगा।